वेलकम टू स्टडी खजाना वंस अगेन। माई सेल्फ सुब्रत कुमार। मैं वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ, दोबारा आगे बढ़ा रहा हूँ आपको, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। अभी मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस बताया लास्ट लेक्चर में। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाई कर रहे हैं हम अलग अलग चीज़ में। तो पहला जो है विड्थ ऑफ द डाटा फॉर्मेट के हिसाब से है, मतलब इसका क्या है, विड्थ ऑफ डाटा फॉर्मेट, जो मैंने आप लोगों को अभी बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने अभी आपको कि इसका जो क्लॉक स्पीड और इसके बारे में बताया था मैंने, वर्ड लेंथ के बारे में। तो ये जो है जैसे कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, लाइक दिस। तो ये जो है विड्थ ऑफ डाटा फॉर्मेट है। तो ये प्रोसेसर की एट ए टाइम एक समय में कितने बिट डाटा प्रोसेस करेगा, वो है ये, उसका एक क्लासिफिकेशन में ये आता है। अब हम मेजर क्लासिफिकेशन पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज बाय देयर इंस्ट्रक्शन सेट। जो मेजर इसका काम है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर चलता है वो इंस्ट्रक्शन सेट पे चलता है। तो बाय इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट बता रखा है मैंने आपको कि जो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, एक माइक्रो चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी है। उस आईसी में जो डाटा, मतलब जो इंस्ट्रक्शन डाला जाता है, जो प्रोग्रामिंग करी जाती है, उसी हिसाब से वो काम करता है, परफॉर्म करता है। तो वही इंस्ट्रक्शन सेट मैं आपको बता रहा हूं कि दो टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट हम यूज कर रहे हैं। एक है सिस्क, CISC, सिस्क, और एक है रिस्क, RISC। ठीक है जी। तो सिस्क और रिस्क, सिस्क और रिस्क में क्या है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सिस्क का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दूसरा है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दो टाइप के आर्किटेक्चर है हमारे कंप्यूटर में, दो टाइप के आर्किटेक्चर है। दो टाइप का आर्किटेक्चर मतलब मेनली एक है सिस्क और एक है रिस्क। ये माइक्रो प्रोसेसर की आर्किटेक्चर है, मतलब इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर में किस टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट है वो डिपेंड करेगा हमारे डाटा के प्रोसेसिंग के। मतलब किस टाइप का आपने इंस्ट्रक्शन सेट डाला हुआ है, कि सिस्क है या रिस्क है, या सिस्क या रिस्क। तो ये डिपेंड करेगा हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के लिए, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा, किस हिसाब से करेगा, क्या है इसमें, अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल। सिस्क, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर को जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किससे चलता है, इंस्ट्रक्शन सेट से चलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंस्ट्रक्शन सेट अभी दो मैं आपको बता रहा हूं, एक है सिस्क और एक है रिस्क। सिस्क में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, उसमें रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन करेगा और ये रिड्यूस्ड करेगा। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स और रिड्यूस्ड।
कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स डाटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या प्रोसेस करेगा? मतलब कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला 7 + 5 / 2 -1 × 3 + 4 -1। अब अगर मैं ये चीज सेम इधर लिखता हूं 7 + 5 / 2 -1 × 3 + 4 -1, ये कॉम्प्लेक्स डाटा लग रहा है ना आपको? मतलब इसमें 7 + 5 / 2 -1 × 3 + 4 -1, ऐसा ये पूरा कॉम्प्लेक्स डाटा है। अब ये अगर सिस्क इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब सिस्क वाला माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन को एक बना के इसको फिर डिकोड करके अपना एग्जीक्यूट करने लग जाएगा इसको, ठीक है जी। मतलब ये क्या कर रहा है कि पूरे के कॉम्प्लेक्स डाटा को एट ए टाइम प्रोसेस करने लग जाता है। तो ये जो है हमारे पास सिस्क है, मतलब कॉम्प्लेक्स डाटा प्रोसेस करेगा। अब आप कहोगे सर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होगा और इसमें क्या है? मतलब इसने तो चलो सारे पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स डाटा को एक के बारे में करके हमें दिखा रहा है, तो ये तो बढ़िया है, फिर तो ये ज्यादा अच्छा है ना। बट इसमें क्या होगा? ये हो सकता है मतलब पहले 7 + 5 करें, फिर 2 - 1 करे, फिर 3 + 4 करे, फिर जो बाकी बच रहे हैं उनका जो भी ऑपरेशन है वो इस हिसाब से करे। तो ये क्या करेगा ना, इनको डिवाइड कर देगा अलग अलग पार्ट में। इसको पार्ट पार्ट करके ये क्या करेगा कि एग्जीक्यूट करेगा पार्ट पार्ट करके। इसकी जो प्रोग्रामिंग की पार्ट है, इसकी जो प्रोग्रामिंग का काम है, तो ये हमारे को थोड़ा सा लोड बढ़ाएगा। इसमें कंप्यूटर अपने ऊपर लोड ले रहा है, इसमें हमारे ऊपर थोड़ा लोड है। हमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को वो पार्टली करके उसको डिवाइड करके आपको जो है डाटा आउटपुट प्रोवाइड करेगा, मतलब प्रोसेस करने के लिए तैयार करेगा। मतलब वो डाटा प्रोसेसिंग इस तरीके से करेगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि सिस्क में कॉम्प्लेक्स डाटा प्रोसेस हो रहे, रिस्क में रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर रहा है, वो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है और फिर उसमें काम कर रहा है। ये इसमें कॉम्प्लेक्स डाटा प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ये टाइम ज्यादा लेगा, बल्कि इसमें टाइम कम एग्जीक्यूशन का। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस कर दिया, अब छोटे छोटे पार्ट में करके कर रहा है, तो इसका जो एग्जीक्यूशन है पार्ट वाइज एग्जीक्यूशन है, तो पार्टली ये आपको जो है एग्जीक्यूट कर करके दे रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास, इसमें टाइम कम लगा रहा है और इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डाटा को प्रोसेस करेगा, सारा का सारा डाटा प्रोसेस होगा, फिर आपके पास आएगा वो, मतलब इकट्ठे पूरे डाटा, जितने भी डाटा एक इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा प्रोसेस करेगा वो, तब जाके आपके पास आउटपुट आता है। तो ये जो है सिस्क है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसका प्रोसेसर है ये हीट भी जल्दी हो जाता है, थोड़ा जल्दी, मतलब इतना भी नहीं कि पटाख से हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट इसमें हीट इतनी जल्दी नहीं होता। एक तो ये बेनिफिट हो गया आपको, ये हीट कम होता है, ये हीट थोड़ा जल्दी होता है, हीट हो जाता है। तो जब हीटअप हो जाता है तो प्रोसेसर काम करना भी थोड़ा वो करेगा। तो जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर जो है, हम घर पे जो अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, 486 पेंटियम, ये सारी चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, i4, i7, i5, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिस्क टेक्नोलॉजी है। मतलब उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है हमारे पास। ये कौन सा है? रिस्क जो कि आपके सुपर कंप्यूटर वगैरह है, जो मतलब अब हम इसको क्या करते हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर आपने चलाया 2-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, अरे गर्म हो गया, हीट हो गया, इसको बंद कर दो थोड़ी देर, फिर चलाते हैं इसको, ऐसा करते हैं हम। तो उसमें ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो रिस्क का जो टेक्नोलॉजी है वो हीटअप जल्दी नहीं होता। साइंटिस्ट वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई कई साल तक कंप्यूटर ऑफ ही नहीं होता, 4-4, 5-5 साल तक कंप्यूटर स्विच ऑफ ही नहीं होता, क्योंकि उसमें डे एंड नाइट ये रिसर्च करते रहते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन डालते हैं, उसकी रिजल्ट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। जैसे अभी
मलेरिया के ऊपर मान लो रिसर्च चल रहा है, तो 4-5 साल लगा देते हैं, 3 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, तो अगर उसको बंद नहीं करते वो उसके ऊपर चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो वो सारी चीजें जो है बेसिकली उस रिस्क वाले में होता है। तो हिट कम करता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को तो प्रोसेस करेगा नहीं, उसी इंस्ट्रक्शन को पार्टली करके प्रोसेस करेगा। तो ये जो है सिस्क और रिस्क में ये डिफरेंस है, ठीक है। एक आपके पास क्या है कि ये जो इसके अंदर मैकेनिज्म है रिस्क के अंदर, ये फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन के लिए है, ये वेरिएबल इंस्ट्रक्शन के लिए है। एक तो ये है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास कि पाइपलाइनिंग है आपके रिस्क के अंदर। पाइपलाइनिंग क्या होता है? आप कहोगे सर ये पाइपलाइन क्या है, मतलब इसके अंदर कोई पाइपलाइन डला हुआ है जो डाटा को प्रोसेस करेगा, ये करेगा। पाइपलाइनिंग होता क्या है? पाइपलाइनिंग के बारे में थोड़ा सा आपको एक इजी तरीके से बता देता हूं मैं आपको। सपोज करते हैं एक गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा कि 10 बंदे इकट्ठे करे गाड़ी बनाने के लिए। अब एक गाड़ी बन रहा है, 10 बंदे उसमें लगे हुए हैं, इंजन फिट कर रहे हैं, इंजन बनाया, पहले इंजन बन गया, इंजन बनने के बाद फिर बॉडी उसमें फिट कर दिया, फिर उसको कलर कर दिया। क्या वो 10 के 10 बंदे इंजन ही बना रहे हैं, फिर वही 10 बंदे बॉडी फिट कर रहे हैं, फिर वही 10 बंदे आपके मतलब कलर पेंट कर रहे हैं? नहीं। जब इंजन बना रहे होंगे, मान लो 3 इंजीनियर या 5 इंजीनियर इंजन बना रहे हैं, बाकी बंदे बैठे हुए हैं। जब उनके पास बॉडी आएगा, मतलब इंजन बन के आएगा, फिर वो बॉडी फिट करेंगे। बाकी जो पेंटर वाले हैं वो बैठे हुए हैं, फिर उनके पास जाएगा, वो पेंट करेगा। तो मान लो एक दिन में एक गाड़ी तैयार करते हैं ये, तो 10 बंदे एक दिन में एक गाड़ी तैयार किया, सिर्फ एक गाड़ी तैयार हुई। अब अगर हम उसको क्या करते हैं, पार्ट कर देते हैं कि भाई ये सारे के सारे इंजन बनाने में नहीं लगो, सारे के सारे आप पेंट मत करो, सारे के सारे बॉडी फिटिंग मत करो। हमने उन सबको अलग अलग पार्ट दे दिए। ये 5 बंदे इंजन बनाएंगे, ये 4 बंदे बॉडी फिट करेंगे, ये 2 बंदे 5 बंदे जो है ये पेंट करेंगे। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा वो लगेगा, उसके बाद फिर साइकिल में आ जाएगा काम। इंजन बना, बॉडी वाले के पास आ गया, इन्होंने क्या किया कि बॉडी फिट करने लग गए। ये जब बॉडी फिट करने लगे, वो इंजन वाले खाली हो गए, उनको दूसरा इंजन फिर बनाने को मौका मिल गया। मतलब इतने देर में क्या हुआ, पहले तो एक ही काम को सारे कर रहे थे, अब बंदे हमने डिवाइड कर दी, वर्क डिवाइड कर दी, सबको बंदों को अलग अलग वर्क असाइन कर दिया। अब उन्होंने क्या करा कि जो दूसरे बंदे हैं वो इंजन बना रहे हैं, इंजन वाले मतलब दूसरा इंजन का काम करना शुरू कर दिए। इन्होंने बॉडी बनाया, बॉडी बना के फिर इन्होंने पेंट वाले को दे दिया। इतने में वो इंजन फिर तैयार होकर बॉडी वाले के पास आ गया, फिर ये बनाया, जब तक वो पेंट खत्म करते हैं ये फिर देते, तो ये साइकिल चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब कोई खाली नहीं है पूरा दिन में। अब ये एक बनता था गाड़ी, अब पूरे दिन में 3 बनने लग गए, 2 बनने लग गए, 4 बनने लग गए। तो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग से ये बेनिफिट होता है। तो हमारा जो रिस्क माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके अंदर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सेट जिसको आप कहते हैं, उसमें पाइपलाइनिंग सिस्टम है। अब ये क्या करता है कि डाटा आया, तो जिसने डाटा को लाना है उसका काम अलग है, मेमोरी का काम अलग है, स्टोर करना है, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट जाएगा। अगेन फिर जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है फिर जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आ रहा है। तो ये चीजें चलेगा इकट्ठा। ये नहीं कि पूरा इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होएगा, फिर आउटपुट आएगा, उसके बाद दोबारा दूसरा डालेंगे, नहीं। रिस्क में ये बेनिफिट है कि भाई कंटिन्यूअसली डाटा जो है प्रोसेसिंग काम चलता रहता है। तो ये जो है आपके पास सिस्क और रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक सेकेंड, अब हमारे पास है मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अभी लास्ट लेक्चर में रैम रोम, उसके टाइप, कैटेगरी, ईपी रोम, पी रोम, ये सारा कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करते हैं। पहले भी हमने किया हुआ है। सेकेंडरी मेमोरी
डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो क्या है कि हम इसमें डाटा स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हम डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है वो अलग है, वैसे परमानेंटली स्टोर रहता है और उस डाटा को जब चाहे आप रिट्राइव कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए उन जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं इस डाटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में सबसे पहले आपके पास फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बहुत पुराना चीज है। आप लोग कहोगे सर ये फ्लॉपी तो हमने सुना ही नहीं। मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों किसी ने फ्लॉपी के बारे में नहीं सुना होगा। फ्लॉपी डिस्क पहले आता था, हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। फ्लॉपी डिस्क से हम कंप्यूटर बूट भी करते थे उस टाइम, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी चलाते थे हम उस टाइम, और कंप्यूटर के डाटा भी स्टोर करते थे हम उस टाइम। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है। देखने में कुछ इस तरीके का है वो। दो साइज के आते थे वो पहले, एक मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क है एक्चुअली इसके अंदर जो है ना, ये तो आउटर है, इनर ऐसा था, जैसे आप सीडी देखते हो ना ऐसा था। तो ये इनर डिस्क है जिसमें क्या है कि पहले उस दिन भी बताया था मैंने, इसमें ऐसे ट्रैक्स बने होते हैं, ठीक है, ट्रैक और सेक्टर। ट्रैक या सेक्टर क्या होता है? ट्रैक्स जो है ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जैसे लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं जो आपस में जाके कभी नहीं जुड़ते हैं, ऐसी कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं जो आपस में नहीं जुड़ते हैं। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल में हमारे पास जो है डाटा जो है जाके स्टोर होता था। तो ये जो सर्कल्स है, जो ट्रैक्स है, ये फर्दर सब डिवाइड होता था कुछ पार्ट में। तो ये जो पार्ट बन जाता है तो इसको आप कहते थे सेक्टर, और ये जो सर्कल्स है इनको आप कहते हैं ट्रैक्स, ठीक है। तो ये ट्रैक्स और सेक्टर में जाके डाटा स्टोर होता था। तो फ्लॉपी डिस्क काफी पुराना था तो उसके ऊपर हम इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी सेकेंडरी डिवाइस के ऊपर जो सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेमोरी डिवाइस है आपकी, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करते हैं। आप हर कंप्यूटर, हर लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा होता है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होते हैं। ऑलरेडी हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, फिर हम जो कुछ बनाते हैं उसमें फिर हम स्टोर कर लेते हैं, राइट। तो ये जो चीज है हम किस में लगाते हैं? हार्ड डिस्क में लगा हुआ है ये चीज। तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क भी एक मैग्नेटिक डिस्क है। इसके अंदर कई सारे मैग्नेटिक डिस्क्स होते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क्स। इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क होते हैं और नंबर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क का जो है ये पैक होता है। कई सारे मैग्नेटिक डिस्क के पैक होते हैं तो जिसमें डाटा स्टोर होता है, क्योंकि इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक डिस्क की कैपेसिटी और कई सारे बन जाएंगे तो काफी सारे इसमें जो है आपके ऐसे ऐसे करके ये बना होता है और बीच में ये सिलेंडर होता है और डाटा इसी हिसाब से ये डिस्क रोटेट करता रहता है। जैसे ग्रामफोन रिकॉर्ड प्लेयर देखा होगा आप लोगों ने, टीवी में देखा होगा, अरे ऐसे नहीं देखा होगा। एक रिकॉर्ड होता है, उसके ऊपर एक हेड लगा देते हैं, फिर वो चलता गाना बजता रहता है, ऐसे घुमाते हैं गाना बजता है। लाइक सेम टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो उस टेक्नोलॉजी में जैसे होता था, इसमें क्या है कि ट्रैक वाइज चलेगा। तो ये इसमें एक हेड होता है, रीड राइट हेड कहते हैं हम उसमें। तो वो जो है ट्रैक वाइज जाके ऐसे ऐसे करके ये रीड करता है आपके।
तो ये डाटा रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए इसमें हेड लगाया जाता है, जिसमें ये पूरा का पूरा जो है काम करता है। तो ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है हार्ड डिस्क की कितने कैपेसिटी की है। जैसे कि सपोज हम बात करते हैं 540 KB की भी आता था पहले, 1 GB की भी आने लग गया, 1.2 GB की भी आने लग गया, अब तो हमारे पास TB में आने लग गया, टेराबाइट, मैंने मेमोरी बाइट बता रखा है आप लोगों को, तो कई सारे टेराबाइट तक भी हमारे पास जो है 1 TB के, 2 TB के ऐसे हार्ड डिस्क आने लग गए। तो जितने ज़्यादा TB के हार्ड डिस्क होगा आपके पास, उतना ज़्यादा डाटा आप जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो आपके जो है मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क के बारे में था। एक सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास और है जिसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी बड़ा कॉमन है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको आप कहते हैं CD। ठीक है जी, कॉम्पैक्ट डिस्क या CD, इसका भी यूज आप करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो CD हमारे पास कई टाइप में आता है। एक तो आता है CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और एक आता है CDR। CDR क्या है कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है ना, राइटेबल, रिकॉर्डेबल, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, CDR जो होता है इसमें एक बार आप जो है वन टाइम डाटा इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक आपके पास CDRW, यह है वो CDRW जिसको आप कह रहे हैं। तो CDRW का काम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है, यह है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको आप दोबारा से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप बार बार इसमें डाटा जो है रीराइट कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास, ये तो पता ही है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, और ये जो रोम है इसमें जो भी लिखा होगा वो आप सिर्फ देख सकते हैं इसमें। और CDR में एक बार जैसे आपने कोई फाइल बनाया, कुछ किया, तो इसको एक बार जो है आप इसके अंदर डाल सकते हैं, एक बार राइट हो जाएगा आपके। CDRW में क्या होगा कि जितने बार आप चाहो बार बार आप इसको रीराइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क का था। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में एक चीज और आता है DVD। DVD तो सबको पता होगा, जिसको आप DVD रोम, DVD राइटेबल, DVD RW भी आता है। तो DVD क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं आप इसको, है ना, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। CD और DVD में क्या फर्क होता है, दोनों देखने में सेम है, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं हम इनको, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा राइट या रीड होता है वो एक लेजर रे के थ्रू होता है, जिसमें लेंस के थ्रू रे पास होता है, डाटा उसमें राइट किया जाता है, और उसी लेजर रे के थ्रू, लेंस के थ्रू हमारा डाटा जो है रीड किया जाता है। CD ड्राइव लगा होता है, CD ड्राइव में लेंस होती है, ठीक है। तो उस लेंस के थ्रू काम होता है, इसलिए उसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं आप। तो इसी ऑप्टिकल डिस्क में डिजिटल वीडियो डिस्क है, दोनों देखने में सेम है, दोनों में फर्क यह है कि इसकी जो कैपेसिटी है डाटा स्टोरिंग की, ये उनसे ज्यादा होता है। इसमें भी DVD रिकॉर्डेबल भी आता है और DVD RW भी आता है। तो इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क में, CD रोम में आपके पास डाटा स्टोरिंग की कैपेसिटी कम होती है, और DVD में डाटा स्टोरिंग कैपेसिटी आपके ज्यादा होते हैं। भाई ये फर्क है इसमें डाटा स्टोरिंग के लिए, ठीक है। अब सेकेंडरी डिवाइस में आपको मैं बताने जा रहा हूं पेन ड्राइव, जिसको आप पेन ड्राइव कहते हैं। ये पहले भी बता रखा है मैंने आपको, यह है पेन ड्राइव या थंब ड्राइव, या आप इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी,
इसके अंदर क्या होता है कि डाटा, इसके फ्लैश मेमोरी कहते हैं हम इसको। ये यूएसबी मेमोरी डिवाइस है जिसमें यूएसबी पोर्ट लगा होता है, जिसको कि आप कंप्यूटर में यूएसबी ड्राइव में लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि मेमोरी टेक्नोलॉजी है, फ्लैश टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जो कि इजीली कनेक्ट हो जाता है किसी में भी। आजकल इसको आप टीवी में भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाता है कनेक्टर के थ्रू। तो इसीलिए ये जो है एक कॉमन स्टोरेज डिवाइस आज की डेट में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक बीडी भी आता है जिसको आप ब्लू रे डिस्क भी कहते हैं। ये इतना कॉमन नहीं है, फिर भी ये आजकल चल रहा है, जिसको ब्लू रे डीवीडी भी आता है। तो ये इसका भी इस्तेमाल आप करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कैपेसिटी वाइज, आपके पास काफी कैपेसिटी वाइज आपके पास डाटा है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि हम अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली किसी भी चीज में स्टोर कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है कि पहले जैसे फ्लॉपी डिस्क था, फ्लॉपी डिस्क आपके पास अब आउटडेटेड हो गया, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में यूज होता है, हार्ड डिस्क को आप लगाते हैं, हार्ड डिस्क में काम चलता है। वो एक फिक्स्ड डिस्क भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि आपने कंप्यूटर के अंदर फिक्स कर दिया। आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आता है, वो इजी नहीं है कैरी करने के लिए। अब उसके बाद आया आपके पास सीडी। सीडी थोड़ा सा कंपैक्ट डिस्क है, कंपैक्ट था, हम यूज करते थे, बैग में डालते थे, ले जाते थे। अब हमारे पास क्या आ गया, फ्लैश ड्राइव, जिसको आप पेन ड्राइव कहते हो। सीडी में कैपेसिटी 17 जीबी तक डीवीडी आज अवेलेबल था, बट जब आप 17 जीबी तक डीवीडी का इस्तेमाल करते थे, अब आपके पास जो पेन ड्राइव है कितने जीबी का है बताओ? मतलब 1 जीबी का भी था, 32 जीबी का भी है, 64 जीबी का भी है, 128 जीबी का भी है, ठीक है, और 256 जीबी के भी आने लग गए हैं पेन ड्राइव आजकल। तो जब इतने छोटा सा ड्राइव, इतनी सी ड्राइव है और इजी टू कैरी है, जेब में डाला, कहीं डाला, गले में टांग लेते हैं आजकल, तो उसको इतना सारा डाटा, पूरा का पूरा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के डाटा पूरा का पूरा भी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अब इजीली हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं भी आजकल किसी भी कंप्यूटर में जाते हैं, लगभग सबके पास यूएसबी ड्राइव है आज की डेट में कंप्यूटर में। आपके जो एलसीडी पैनल्स आते हैं, टीवीज आते हैं, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, ये सब आते हैं, तो उन सब में आजकल ये फैसिलिटी आ गया है, भाई अपना पेन ड्राइव लगाओ और काम करो। कोई भी मूवी है, कुछ भी है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने मूवीज वगैरह आप डाल भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो कि यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हो, इसको आप इजीली जो है लेके जा सकते हो आप। तो ये थे हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिनका इस्तेमाल करके आप अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं इजीली, और डाटा हमारे पास इजीली स्टोर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आज आप लोगों को बताया चैप्टर 4 माइक्रो प्रोसेसर बेसिक्स एंड मेमोरी कंसेप्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लगता है कोई भी डाउट्स अगर है या इस चैप्टर में कुछ क्लियर करना हो, तो आप स्टडी खजाना को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और क्लासेस के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं स्टडी खजाना के थ्रू, और मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस चैप्टर में इतना ही। 4th चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में 5th चैप्टर हम करेंगे, नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, और धीरे धीरे जब हम कंप्यूटर साइंस मतलब जो C++ है मेन जाएंगे, तब आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग करेंगे हम, तो आपको और इंटरेस्ट बनेगा। जो ये थियोरिटिकल पार्ट है, इसको आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन लेके आप उसको पढ़िए, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल ही बढ़िया लगेगा, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से हमने समझाया आपको, आप उस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू।